मैं मुंबई आया, मैं जाकिर भाई से मिलने गया। मैं कहा भाई बताओ क्या काम है। कह रहा यार मैं एक शो बना रहा हूँ, तू लिख दे। मैं कहा क्या शो है? कह रहा है फनी शायरी लिखनी है इसमें। वो बंक बेड होता है ना ऊपर वाला जो मस्त वाला, उस पर बैठ के मैंने 10 शायरी लिखी और मैं अगले दिन गया जाकिर भाई के पास। मैंने कहा भाई ये शायरी है। कह रहे हाँ सही लग रहा है, अब अपने को ये शो लिखना है 3 दिन में। मैंने कहा है 3 दिन में? मैंने कहा भाई मैं तो शाम को वापस भोपाल जा रहा हूँ। कह रहे कोई भोपाल नहीं है, अंदर वाले कमरे में तुम्हारा इंतजाम कर दिया है जाओ चुपचाप। तो विक्की कौशल भाई से क्या हुआ एक्चुअली, उनसे बातचीत ऐसे हुई कि किसी ने ट्वीट बना के डाल दिया कि विक्की कौशल लुक्स लाइक दैट भोपाली गाय फ्रॉम तन्मय भट्ट वीडियोस, और वो ट्वीट चला गया वायरल। तो उसमें विक्की भाई ने देखा लुक्स लाइक, कह रहे यार मैं तेरे जैसे दिखता हूँ? नहीं यार मैं तो ठीक दिख रहा हूँ यार। तन्मय भाई मिले तो तन्मय भाई ने बोला कि यार हम लोगों ने बहुत मस्ती करी। कह रहे तो यार रिएक्शन वीडियोस पे आ जा। तो मैं रिएक्शन वीडियो पे गया। मैं जनरली देख के नहीं गया था रिएक्शन वीडियो कैसे होते हैं। तो मैं वहाँ जाके, और ये लोग सब इंग्लिश बोलते थे, तन्मय भाई, रोहन भाई। तो मैंने अपने देसी रेफरेंसेज, हसीना मान जाएगी, गोविंदा, ये सब रेफरेंसेज करा तो लोगों को वो स्टिक कर गया। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है सोशल मीडिया में बहुत ही फेमस चेहरा जो है, जो कि हमारे कुल्लू भाई का। अरे वाह, धन्यवाद साहब। भाई छाए पड़े हो आप, आदित्य कुलश्रेष्ठ भाई। और हमें लगा था भाई रुको अपने नाम पे क्यों से आप पहली बार किसी ने लिया है? नहीं पहली बार सही ले लिया। बम्बई में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या बोलते हैं लोग? अरे कुछ लोग कुलकर्णी बोलते थे मुझे। एक आदमी मुझे मिला, कह रहा है और भाई कुरुक्षेत्र भाई क्या हाल है? मैंने कहा उसको यही शब्दावली में एक ही शब्द पता था, क और श में मेरे को यही पता है, कुरुक्षेत्र। तो यही होगा फिर। कोई गाँव का आदमी मिले तो ऐसे ही बोलेगा भाई। कह रहे ये वहीं पैदा हुआ होगा कुरुक्षेत्र में। भाई यूजुअली जिनका नाम आदित्य होता है वो लोग एडी रख लेते हैं अपना नाम। आप शक्ल होनी चाहिए एडी वाली। एडी नाम से मुझे कोई एक्सपीरियंस वो नहीं माने, क्या भाई तू तो नहीं है एडी। भाई पहले तो मुबारक हो, आपको छा रहे हो भाई आप सब। आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं भाई आपके ह्यूमर को, आपकी कॉमेडी को। थैंक यू भाई। और अभी हमें पता चला आप यार रेडियो जॉकी भी रहे हो, बहुत लंबी हिस्ट्री रही है आपकी। कुछ 6 साल तो आप भोपाल में ही लगे हुए थे। हाँ, तो क्या सीन है भाई, बताओ थोड़ा पहले के बारे में। हाँ, बेसिक है कि मैं सबसे पहले तो जैसे सब लोग इंजीनियरिंग करते हैं, मैं भी चला गया इंजीनियरिंग करने। तो इंजीनियरिंग करा, मेरे को पहले लेक्चर में समझ आ गया कि ये अपनी चीज़ नहीं है, गलत आ गए अपन। और दुनिया में कॉलेजेस होते हैं वो थोड़ा ख़राब होते हैं, कोई अच्छे होते हैं। हमारा कॉलेज मतलब ख़राब अच्छी की बात नहीं है, वो फैक्ट्री जैसा है कि वहाँ आप 10,000 बच्चे आते हैं, यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज जाते हैं। यूनिफॉर्म, बाकायदा यूनिफॉर्म, 9 घंटे का कॉलेज है। टाई वाई पहन के और प्रॉपर यूनिफॉर्म में कॉलेज जाते हो। कौन सा कॉलेज था? हमारे तो गटरोड़ा में ऐसे कॉलेज है, यूनिफॉर्म होती है। हाँ, हमारे भी भाई, नाम नहीं लूँगा, क्या ही पता। तो भोपाल में एक बहुत फेमस कॉलेज है LNCT करके, तो उसमें 10,000 बच्चा आता है इंजीनियरिंग बनने। बस से कॉलेज आते हैं, पीली बस से, और कोई शूशाबाजी नहीं, कोई वो कॉलेज वाली बाजी नहीं कि कोई बाइक से आ रहा है, कोई कार से आ रहा है। सब बस से आते हैं, कॉलेज शहर से 1 घंटा दूर है। तो क्या जब तक आदमी कार लेके आएगा तो फूक जाएगा रोज आने में। तो बस से आओ चुपचाप, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक स्कूल जैसे पढ़ो, वापस चले जाओ चुपचाप, कि अगर नौकरी चाहिए 4 साल के बाद। तो मैं उस कॉलेज में था, मेरे को समझ नहीं आता, कोई कल्चरल इवेंट नहीं, कुछ नहीं। 2 साल में एक फेस्ट होता है, वो भी घटिया सा। मैं कहा यार क्या ही यार, ये मैं दिमाग खराब हो गया। लड़कियां देखो लड़की भाई लड़कियां मुद्दा ये कि जब आदमी का, लड़कियां तब अच्छी लगती हैं जब आसपास का माहौल अच्छा हो। मैं अच्छे कॉलेज में अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं आपको, क्योंकि भाई फेस्ट हो रहे हैं, डांस वांस हो रहा है। हमारे कॉलेज में कुछ हो ही नहीं रहा। गर्मी में लड़कियां भी गर्मी खा रही, हम भी गर्मी खा रहे हैं। उनको भी गुस्सा आ रहा अपनी जिंदगी पे, हमको भी आ रहा है। हमारे कॉलेज में जैसे कौन से रिलेशनशिप चलते थे, वो बिल्कुल जो 24 घंटे साथ में रहते ना, कि फिर वो कॉलेज में 7 घंटे साथ में बैठते हैं, एक ही बेंच पे, बस में साथ में जाते हैं, सेम बस पे, फिर शाम को पीजी भी सेकंड ईयर से साथ में ले लिया। तो वो मतलब 24 घंटे उनने हथकड़ी बांध ली दोनों ने एक दूसरे की, और छोड़ा ही नहीं। तो हमको इतना, हम लोग उनको कहते थे लो बजट कपल। लो बजट। हमारा कॉलेज में लो बजट कपल ही हो सकता है, ऐसा स्वीट रोमांस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको एस्थेसी हो रही है कि आपको सब पे। तो मेरा मानना ये है कि लव शुड हैपन इन लाइक ऐसी, कम से कम प्यार मेरे लिए सुंदर चीज है यार। तो मैं खराब परिस्थिति में प्यार करके क्या करूँगा? ये बात तो सही है। तो भाई रेडियो पे कैसे आए? भाई तो मैं सेकंड ईयर में था, मैं कहा यार ये तो घटिया चीज़ हो गई है, कुछ तो जिंदगी में करना पड़ेगा। और मेरा वो तमाशा भी उस टाइम रिलीज हुई थी, तो देख के रोने लग गया। मैंने कहा यार क्या बकवास है। वही मैं सुबह उठता था, कॉलेज जाता था, शाम को आता था। मेरे को ये रियलाइज हुआ कि उसमें रणबीर कपूर था और मैं नहीं हूँ रणबीर कपूर। तो मैं भोपाल में कॉमेडी करने लगा थोड़ी, और चल गया भोपाल में स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि उस टाइम पे ओपन माइक्स आ गए थे भोपाल में। तो पहला ओपन माइक 2016 में तो मैंने रजिस्टर करा दिया। अच्छा, एक तो मुद्दा ये है कि मैं हूँ बॉय स्कूल से, तो बॉय स्कूल में ना मजाक बहुत उड़ता है आपका, आप कुछ भी ऐसी उल्टी बात करो, क्योंकि लौंडे तो यही, लौंडों का एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाए तो काम ही क्या है।
तो मेरा स्कूल में बहुत मजाक उड़ता था, जनरली सबका ही मजाक होता। हमारे स्कूल में बाकायदा ऐसे है कि सबका एक एक दिन पकड़ के मजाक उड़ेगा, उसमें कोई आपका भेदभाव नहीं कि एक ही आदमी का रोज उड़ रहा है। अच्छा, हाँ, सबका टाइम आएगा, सब घूम जाएगा। किसी दिन आप फंस गए एंटोले में तो आप भी गए आज उस दिन। तो मैं बड़ा घबराता था बोलने में कि मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी करनी है या कोई ऐसा कि, वरना लोग बोलते ना हाँ बता करके बता, वो वाला कि घेर लिया उन्होंने, हंसा जी हम देखते हम तो नहीं हंसा पा रहा, तू पता नहीं क्या करेगा तो वाला। तो जब ओपन माइक हुआ पहले तो मैंने कहा कि यार देखो मैं स्टैंड अप कॉमेडी बोल के तो स्टेज पे नहीं जा रहा, क्योंकि अगर मैं स्टैंड अप कॉमेडी स्टेज पे बोल के गया और नहीं हंसे लोग बाग तो इतनी बेइज्जती होगी। और शहर, क्योंकि छोटे शहर में उतने ही लोग होते हैं आपके एज ग्रुप के, आपके सबको जानते हैं। हाँ, सबको जानते हैं। मैं कहा एक बार बेइज्जती हो गई तो रिडीम्शन ही नहीं है यहाँ से। तो मैंने कहा मैं करूँगा पोएट्री क्योंकि हंसना है, हंसो नहीं हंसना मत हंसो। मैं तो हंसाना ही नहीं, मैं तो पोएट्री पढ़ने आया था। पोएट्री ऐसी है कि आप 2-3 लाइन राइम करा दो तो लोग ताली तो बजा ही देते हैं कि भले ही घटिया बात करी हो आपने, बिल्कुल। तो मैंने कहा कम से कम 2-3 लाइनें राइम वाइम करके मैंने कहा कर दूंगा था। अब मैं स्टेज पे गया, अब वो ओपन माइक हुआ था और बहुत अच्छी जगह पे हुआ था, तो उस रेस्टोरेंट में ही हम पहली बार गए। क्योंकि आप क्या, शहर के कुछ रेस्टोरेंट बचपन में तो आपके लिए जैसे स्टेज अनलॉक नहीं होती वैसे अनलॉक ही नहीं होते ना आपके लिए, आप कभी उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं जुटा पाते कि बजट ही नहीं बैठता। उनके नाम भी तगड़े होते हैं कि ऐसा होता है, हाइप होती है भाई, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके अंदर कुछ अलग होता है। तो जब हमारे, तो ये डाइवर्ट करो स्टोरी से, भोपाल में पहला क्लब खुला जब हम 16 साल के थे, 10 डाउनिंग स्ट्रीट डीवी मॉल में। तो हमको क्लब अपन ने बचपन में टीवी में देखा है, पिक्चरों में देखा है, गानों में देखा है। तो आपको ऐसा लगता है कि क्लब में पूरे टाइम डांस ही हो रहा होगा, और आप अंदर खोलोगे तो एकदम लड़के लड़कियां होंगे एक से एक, और आप क्लब में जाओ, क्लब तो मतलब क्लब डिस्को है ना, डिस्को के बारे में ऐसा लिफ्टी चल रही होगी तो कि भाई जैसे गांव में नहीं बोलते कि अरे वो उससे शादी मत करो, वो क्लब जाता है वो क्लब जाता है, लिफ्ट चल करता है, वो डिस्को में जाता है, डिस्को में। तो लड़का लुच्चा हो रहा है। डिस्को भी नहीं, हमारे यहाँ तो डिस्क कहते थे, डिस्क। तो हम लोग 2 साल तक इंतजार करते रहे कि जिस दिन 18 के होंगे, क्यों 18 से पहले जाने नहीं देते उसमें, 18 के होंगे उस दिन सबसे पहले वहां जाएंगे। और हम शाम को गए, हमने कहा हम ये भूल गए कि इसके अंदर भी तो भोपाल के लोग होने वाले, लोग अलग कहीं से थोड़ी आ जाएंगे। हाँ। तो वो जो बचपन में आपके दिमाग में बना रहता है ना कि यहाँ अलग चीज होती होगी। तो मैं ओपन माइक में पहुंचा पहले। अब वहाँ क्योंकि पहला ओपन माइक था भोपाल में, तो भोपाल के लोगों में जितना आर्ट था, जितने लड़कियों में जितना आर्ट था, उनमें सब लोग आ गए वहाँ पे। तो सब ने मतलब गंदी नहीं, सब ने एकदम डिप्रेसिंग कविताएं पढ़नी चालू करी, और बिल्कुल वो स्टोरी टेलिंग कि हम बचपन में हमारे साथ, हम यहाँ चले गए, हमको प्यार नहीं मिला और हमारी ब्रेकअप हो गया, हमारे बॉयफ्रेंड ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे कर पूरी दुखियारी स्टोरी। तो पूरा माहौल जो एंजॉय करने आए थे 100-150 लोग, वो एकदम सकपका गए कि अरे क्या हो रहा है ये। फिर मैं गया और मैं कहा कविता तो पढ़ूंगा ही मैंने 2-3 जोक्स कर दिए उसके पहले। तो एकदम पूरा मैंने रूम देखा कि चेंज हो गया, खिलखिला गया। लोगों ने बोला बहन इतनी देर से सीरियस बातें चल रही थी, अब आया मजा। मेरे पास वीडियो भी रखा हुआ उसका, और वो फट गया। पहला ओपन माइक बढ़िया हो गया। फिर मैंने कविता छोड़ी, मैंने जितने जोक्स लिख के लाए थे सब कर दी, बढ़िया हो गया। अब भोपाल में इकलौता आदमी, कोई और वो आर्ट फॉर्म कोई और करता ही नहीं है, तो मुझे बुलाने लगे लोग बाग। तो ऑन द स्पॉट ही बनाया आपने उस टाइम पे? नहीं, लिख के मैं सोच के ले गया था कि कविता बीच में डाल दूंगा कुछ। फिर मैंने कविता छोड़ी, मैंने कहा फालतू ये कविता सुन के मारेंगे, कवर असली निकलूंगा मैं, असली तलवार निकाली मैंने। बढ़िया भाई 5-6 मिनट किया। और उस टाइम ऐसा होता नहीं, नया आर्ट फॉर्म जैसे कोई आपको करके दिखा दे तो आपको लगता है कि बहुत ही अलग बात है, तो लोगों को लगने लगा मैं कुछ कमाल ही करता हूँ, जब अपनी बेसिक कर रहा था। अगर आप मुंबई दिल्ली के हिसाब से देखोगे तो बहुत बेसिक कॉमेडी कर रहा था, बट वहाँ भोपाल में मजा आ गया लोगों ने मेरे को गिग्स पे बुलाना चालू कर दिया। मेरे पास मटेरियल कुछ भी नहीं है, वो आ जाओ ऑडिटोरियम में बुला दे रहे हैं हमारे अपने इवेंट में, इसमें आ जाओ उसमें आ जाओ। ओपन कर दो 10-15 मिनट का स्लॉट। नहीं वो तो बड़ा नहीं, स्पेशल आपके लिए नहीं मेरे लिए तो कौन नहीं आएगा। बस हाँ कि जैसे कुछ हो रहा है, किसी कोई समारोह हो रहा है, रोटरी क्लब का फंक्शन हो रहा है, कोई 10 मिनट आ जाओ, 15 मिनट आ जाओ, कुछ भी कर दो ये वो। तो जैसे जैसे करने लगा, फिर चलने लगा काम, थोड़ा बहुत अच्छा होने लगा। आप चार्ज करते थे? हाँ, तब मैं चार्ज करने लगा। अरे क्या बात है पूरे 2-2.5 हजार रुपए क्योंकि करते तो, क्योंकि अकेला ही आदमी ना, क्योंकि मुद्दा ये है कि गाने वाले को बुलाओगे तो गाने वाला आता है महंगा, गाने वाले के साथ आता सामान, और गाने वाला वो है कि तो लोगों को लगता था कि इसको बुला लो, अकेला आदमी है आके कर जाएगा। तो हमने ऐसे किट्टी पार्टीज, औरतें बैठी तो घर वालों को पता था कि ये किट्टी पार्टी में जा रहा है लड़का? वहीं मेरे घर वालों ने बोला कि क्योंकि मैं इंजीनियरिंग से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ना, मेरी मम्मी कहती थी तेरे को जिस चीज में मजा आ रहा है तू वो कर भाई, तू शाम को ऐसा धाराशाही होके आता है कॉलेज से, मेरे को मैं बोलती तेरे मन में जो है वो कर, तू बैंजो प्लास्टर लगा, तू पेंट कर, तू जिस चीज में मजा आ रहा है तू वो कर भाई। मेरे को मेरी मम्मी ने लिटरली सेकंड ईयर में हथियार डाल दिए थे, जब तक मेरी कॉमेडी चालू नहीं थी। उन्होंने बोला तेरे को कॉलेज छोड़ना है, तू कॉलेज छोड़ दे, तेरे को जो करना हो तू कर ले। भाई बड़े परेशान थे यार। अरे भाई उन्होंने बोला कि तेरी हालत देख के मेरी हालत खराब हो जाती है, जो शाम को तू आता है क्या मम्मी ने बोला तेरे को जो करना कर भाई, लेकिन मम्मी के पैसे बहुत लगे हुए थे उसमें कॉलेज में, तो मैंने कहा कर लेते हैं। और मुद्दा ये है कि
ड्रॉप आउट इतनी ज़्यादा ग्लैमरस लोगों ने बना दी ना कि ड्रॉप आउट कर जाते हैं ड्रॉप आउट। अबे ड्रॉप आउट करके करना क्या है ये तो बताओ। जब तक आपको करियर मिला नहीं है तब ड्रॉप आउट करके घर पे ही तो बैठोगे आप, और क्या करोगे घर पे? वही अपने जीवन वही वाला, 12 बजे चाय पी ली, 4 बजे चाय पी ली, शाम को लौंडे आए निकल गए स्कूटी लेके घूमने। कुछ हो थोड़ी रहा है जीवन में। ड्रॉप आउट लेके गूगल कंपनी थोड़ी बन रही है 8,000 करोड़। कुछ हो तो भाई, स्टार्टअप आदमी जब आइडिया हो तब तो, आइडिया ही नहीं है एक उम्र तक तो आइडिया नहीं रहता ना करना क्या है जीवन में। नॉर्मल जीवन चल रहा है, क्रिकेट खेलने बुला लिए, क्रिकेट खेलने चले गए, बकरी करने, किसी की लड़ाई हो गई लड़ाई करने चले गए, बेसिकली बकरी चल रही है। तो फिर चलने लगा, भोपाल में स्टैंड अप चलने लगा। तब भाई उस टाइम पे आया कॉमिक्स्तान वन आया, उनने मेरे को बोला कि आप बॉम्बे आ जाओ कॉमेडी करने, मतलब इस कॉमिक्स्तान के ऑडिशन के लिए। तो मैं भाई बॉम्बे आ गया। मेरे को लगा तो मेरी ड्रीम्स उस टाइम इतनी आसानी से होती थी, मैंने कहा इनने फ़ोन करके बुलाया है तो मतलब ये लेना ही चाहते होंगे, वरना क्यों ही करेंगे। अच्छा, अभी तक ये हो रहा था कि जो आप स्टैंड अप कॉमेडी वहाँ पे कर रहे थे उसका आप रिकॉर्ड करके डाल रहे थे कहीं पे? हाँ, कुछ रिकॉर्ड करके डाल रहे थे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे। अच्छा, उस टाइम तभी नजर में आए थे कॉमिक्स्तान के आप? हाँ, तब कॉमिक्स्तान वालों ने देखा कि ये मतलब तब क्योंकि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर यहीं से लोग कर रहे थे, तो उन्होंने बोले ये कहाँ से, इस एरिया में कहाँ से हो गया आपको? जैसे आपको कभी डेमोग्राफिक देख के लगता है ना कि टूनिशिया से कौन देख रहा है मुझे, यहाँ अपना कौन आदमी बैठा है जो देख रहा रात में 3 बजे, तो वैसा उनको लगा होगा तो उन्होंने बुला लिया। और मुझको लगा कि इनने मुझे बुलाया है तो मुझे लेना ही चाहते होंगे कि अगर मुझसे वही अगर मुझसे प्यार नहीं करती थी तो पेन क्यों मांगा मुझसे, वो वाला मामला हो गया। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ। मैं बॉम्बे आया और पहली बार मैं मुंबई आया, भाई मेरी हालत ख़राब हो गई यहाँ इस शहर में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी कैब वाले को 300 से ज़्यादा रुपए दे सकता हूँ। भोपाल में कभी दी नहीं। एक तो मुद्दा ये, भोपाल में हमने कभी कैब करी नहीं। मैं ऑटो में भोपाल में 1 से 2 बार बैठा हूँ, वरना भोपाल का कल्चर ही ऐसा है कि आपको अपने दोस्त को फ़ोन करना है, वो आके ले जाएगा आपको जहाँ से भी है। इट्स अ कल्चर। अच्छा, मतलब मना नहीं कर सकता? मना कोई पॉसिबल ही नहीं है मना कर जाए आपको, कि या तो मोस्टली आपके पास खुद की गाड़ी रहेगी और आप नहीं हो तो आप रैंडमली दिन में 3-4 बजे किसी भी दोस्त को फोन कर सकते हो, वो आपको आके लेके आपकी छोड़ पे जगह चल जाएगा, क्योंकि वो भी फोकट ही होगा मोस्टली। तो ऐसा नहीं कि तो लोग हेल्पफुल है या वेल्ले हैं? दोनों है। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत काम चल रहा है क्योंकि कौन से तुम कलेक्ट कर रहे हो, कुछ नहीं। भोपाल में मोस्टली वो भी घर ही बैठ के चाय पी रहा होगा, तो आ जा। तो भोपाल में जनरली कल्चर है। तो मैं पहली बार जब मैं मुंबई आके देखा कि भाई कैब वाले को 500 रुपए 600 रुपए, तो अपने इमेजिनेशन में नहीं था, और इतनी भीड़ मैंने कभी देखी नहीं थी। तो भाई अब मैं कहा यार क्या मुसीबत है, मैं यहाँ बॉम्बे आया, मेरी जिंदगी दूभर हो गई, 7 दिन रहना मुश्किल हो गया, और खर्चा बहुत हो गया। और मैं रह रहा था मेरे एक दोस्त के घर मलाड में, वहाँ से लोकल ट्रेन लेके लोअर परेल जाता था, तो मेरी बिल्कुल हालत ख़राब हो गई, और उन्होंने लिया भी नहीं शो में। अच्छा, मतलब उनने बातचीत करी 7 दिन और लिया नहीं शो में, तो मैं बहुत टूट गया। और मैं वापस गया, मैंने कहा यार अब मुंबई आऊँगा तो मैं पैसे कमा के आऊँगा, ये बिना पैसों का शहर है ही नहीं है। बहुत मुश्किल है इस शहर में बिना पैसों का। तो मैं जाके मैंने नौकरी पकड़ ली, क्योंकि उस टाइम में भोपाल में कॉमेडी चल रही थी, तो रेडियो वाले पूछते रहते थे कि बन जाओ आरजे, बन जाओ आरजे, बन जाओ। तो मैंने जाके उनको बोला कि मैं बनना चाहता हूँ आरजे। तो उन्होंने फिर इंटरव्यू लिया, लेकिन उन्होंने बोला ग्रेजुएशन नहीं है, तो फिर भी उनको पसंद था तो उन्होंने रख लिया। फिर मैं 3 साल रेडियो, क्या मैटर है ग्रेजुएशन करी ना हो, उनको कोई मैटर नहीं, कंपनी की पॉलिसी वगैरह रहती, लेकिन फिर भी उन्होंने कर कुरा के रख लिया। तो मैंने कहा पहले पैसे सॉर्ट करने, 8 वाट बाद में आएगा। जेब में चाहिए नोट, पहले नोट चाहिए, महीना चलाना है, महीना चलाना है। अपने घर में जब तक आप रहते हो तब तक आपको पैसे की पता नहीं चलती, पैसे की रियल वैल्यू दूसरे शहर में पता चलती है। अपने घर में बेसिक चीजें तो घर वाले सॉर्ट ही कर देते हैं, लेकिन वो ये कि फिर मैंने कहा पैसे कमा के अब मुंबई आऊँगा मैं, क्योंकि ये मुंबई बहुत मुश्किल शहर है। तो मैं 3 साल नौकरी करी, उसी के साथ साथ रेडियो करने लगा। लेकिन फिर वही है कि नौकरी में आप एक टाइम बाद आपको लगता है कि, और भोपाल में ऐसा है कि अगर आप 25-30 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो आपको, और अगर आपका खुद के घर पे रहते हो आप, तो आपके 25-30 हज़ार रुपये के पूरे पैसे बच ही रहे ना, और आप सिर्फ पैसे का खर्च कर रहे हो अय्याशी में। तो मेरी 17,000 रुपये तनख्वाह होती थी, और भोपाल में मुझसे रईस आदमी नहीं उस टाइम में, क्योंकि वो पूरे के पूरे पैसे तो अय्याशी में जाएंगे ना। थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार रुपये सेव कर लिए, बाकी पूरे घर वाले, खाना घर वालों का, गाड़ी घर वालों की, कुछ दिक्कत नहीं, बेसिक नीड पूरी हो रही है। बेसिक नीड पूरी हो रही है। जो आपके पैसे आ रहे हैं वो अय्याशी में कर रहे हैं। तो फिर मैं 2 साल में बोला कि कुछ ज़्यादा ही अय्याशी हो रही है, और ये ऐसे तो जीवन चलेगा नहीं यार, ये ज़्यादा रईसी हो गई, ज़्यादा रईसी हो गई है, इतनी भी ठीक नहीं। क्योंकि वही है ना, 2-3 जो रेस्टोरेंट अब बात कर रहे थे जो हमारे लिए बंद रहते हैं, वो खुल गए, वहाँ बैठने लग गए, डिस्को में भी जाने लगे। कितना चले जाओगे? मुद्दा ये लोग भोपाल के ही हैं। तो जो बंदी आपसे 10th क्लास में नहीं बात कर रही थी, तो वो 25 साल में क्यों बात करेगी? उसको तो आप बचपन से ही पसंद नहीं है। तो आप रईस हो गए। रईस होके तो हो जाता है। अरे ये शक्ल थोड़ी बदल भ्रांति है भाई। और ये भाई दुनिया की सबसे बड़ी भ्रांति है कि पैसे होने से भाई लड़कियां इंप्रेस होती हैं। तुमने भाई कितने अमीर लोग फालतू घूमते हुए देखे दुनिया में? भाई
बिना लड़की के नहीं देखे? देखिए भाई, क्यों नहीं देखे हैं, पर भाई बहुत अमीर लोग और वैसे लड़की के साथ भी देखे हैं। नहीं हाँ भाई वैसे पता है लड़की के साथ होने वाले एग्जाम्पल ज्यादा देखे हैं। पैसा है तो लौंडिया है। हाँ ये बहुत हाँ, देखे। ये मैं इस पे डिसएग्री नहीं करूंगा। ये दिल्ली में ज्यादा हो। अच्छा भाई हमने तो ऐसा भी देखा है शुगर कि- डैडी? नहीं ऐसा भी देखा है कि लड़की आई किसी और के साथ, पैसा देख के उसी रात गई किसी और के साथ, ये भी, और लड़का बाहर रो रहा है क्लब के बाहर। भाई भाई यार ऐसा हो गया। कह रहे कौन सा क्लब है मुझे जाना है। अच्छा, इसके पास नॉर्मल वो थी BMW वगैरह, इसके पास मर्सिडीज है, इसके पास रोल्स रॉयस है। चलो भाई ये भी भाई ये देख- पता नहीं कौन सी जगह पे जा रहे हो तुम। भाई ये हो रहा है यार। हो रहा है? हाँ भाई, क्योंकि जैसे आप तो देख लिया आपने, दूसरे शहर में लाइफ मुश्किल है, लड़कियों की भी तो मुश्किल है ना, PG गर्ल्स की। हाँ, of तो course उनको भाई। भी तो चाहिए कोई पालने वाला। भाई तुम लोग क्या बात करते हो? भाई कह रहे हो क्या बातें करते हो, तुम सही बातें करते हो। मेरा इसमें कोई ओपिनियन नहीं है दोस्तों। मेरा कोई, मैं इस पे क्यों बात करूं? मैं क्यों बात करूंगा? आपको अच्छा मिली नहीं कोई PG गर्ल्स, भाई हमें बहुत मिल जाती है। तो तुम लोग ही लेके जा रहे हो उनकी गरीबों की लड़कियां, तुम ही लेके जा रहे हो। मैं जान रहा हूँ तुम लोगों को। नहीं भाई, हम नहीं, उनके भाव नहीं देना चाहिए। मैं भी पता करता हूँ। बहन जो दिल्ली में जितने लड़के रो रहे हैं ना कि बहन जो पॉडकास्ट वाले लड़के ले जा रहे हैं आजकल लड़कियां, बहन जो। भाई पॉडकास्ट वाले तो बिना लड़कियों के घूमते हैं, भाई बिल्कुल सही बात कर कोई रहे हो। हमारी ना ले जाए, क्योंकि हम भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ रोल्स रॉयस वाले आ रहे हैं। तो देखो उससे मुद्दा ये है कि मेरे को पता नहीं, इस पे मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मेरी कोई बातचीत नहीं। भाई तुम कितने बच जाओ, तुम फंस जाओगे। भाई मैं बच गया हूँ। तुम बच मैं बच के निकलूंगा। भाई आपका पाला नहीं पड़ा, आप बचे हुए हो अभी। अच्छी बात है ना, नहीं पड़ा पाला। भाई हमारे साथ जो लड़कियां जाती हैं वो हमारे साथ रहती हैं भाई, भगवान के साथ। हम अच्छे, पता नहीं हमको ऐसी लड़कियों से नहीं दोस्ती हुई भाई। हमारी जितनी दोस्त हैं, हम सब जगह जाते हैं तो हमारे साथ ही रहती है कम से कम। चलो ये ठीक है। और हमारे आसपास में भी हमने ऐसा नहीं सुना कि कोई बंदा किसी बंदी को क्लब में लेके गया और वो बंदी किसी और के साथ चली गई हो। भाई ये ये तो भाई। बहुत ही बुरी है यार किसी चीज। भाई आपको टेबल कल्चर का पता है? टेबल कल्चर क्या है होता है टेबल क्लब में। जैसे क्लब में एक तो डांस फ्लोर है और आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी अनलेस आप 50,000 की टेबल बुक करो। ओके। तो कोई नॉर्मल कपल अगर आया है तो लड़की को बैठने की जगह चाहिए और टेबलों पे होते हैं लड़के, तो वो इशारा कर देते हैं आ जाओ आप वहाँ, कहाँ डांस नॉर्मल लोगों में आओ, VIP में आओ, तो बस फिर वो VIP हो जाती है उसके बाद। और सिर्फ लड़की को एंट्री है, वो जो जिस बंदे के साथ आई है उसको नहीं वो है। उसकी मर्जी है टेबल वाले की, वो किसको इनवाइट कर रहा है, तो वो लौंडे को क्यों ही करेगा। अब यहाँ पे ये मत समझो कि वो डेट कर रहे थे या कुछ, मतलब लड़का लड़की अगर आए हैं तो लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी टेबल वाले की तरफ। ये भाई बात पैसों से अट्रैक्ट हो जाती है, बात है। तो फिर अगर वो आए ही उस चक्कर में है, अगर वो डेट नहीं कर रहे हैं और वो बंदी आई, डेट भी कर रहे हैं तो भी हो जाता अबे है। नहीं, लेकिन मतलब मैं इस एंगल से समझ रहा हूँ इस चीज को कि अगर तुम किसी क्लब में जा रहे हो, तुम अपनी किसी फ्रेंड के साथ गए हो नॉर्मल, जिसके साथ तुम्हारी बातचीत है, और वहाँ एक बहुत हॉट बंदी है, वो तुमको अप्रोच कर रही है और तुम उस हॉट बंदी के साथ चले गए, तो इसमें क्या बुराई है? ये भाई होता कम है क्योंकि लड़कियां आगे से अप्रोच नहीं करती कभी। और अगर वो बहुत हॉट है फिर तो वो कभी नहीं करेगी। अबे नहीं, लेकिन मैं प्रोसेस जानना, करती नहीं, ऑप्शन नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? भाई बुराई कोई नहीं है, कर लेंगे। होता नहीं है ना, लेकिन हिपोक्रेट है हम। पर अगर बहुत हॉट कर रही है तो ना, लेकिन लड़का तो कैसा भी हो पैसे से देख के लड़कियां हो जाती हैं इंप्रेस। मेरा इस पे कोई ओपिनियन नहीं है, अभी भी मैं कहना चाहता हूँ, ये जबरदस्ती 3 नोएडा के लड़कों ने। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी। अगेन मैं बोलूंगा मेरी सारी दोस्त बहुत बढ़िया है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं गरीब था तब भी मेरी बहुत दोस्त थी, मैं अमीर हूँ तो भी, अब अमीर तो नहीं हूँ, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अभी भी ठीक ठाक है। मतलब पता नहीं, हमारे भोपाल में ये वाला कल्चर नहीं है टेबल वाला, ये दिल्ली विल्ली में ज्यादा है। भोपाल में ब्लैक मैजिक का कल्चर बहुत है। किस चीज का? ब्लैक मैजिक वो बहुत होता है थोड़ा भाई। सा है भाई हमारे पास एक बंदा था, उसने ऐसी ब्लैक मैजिक की वो रियल इंसिडेंट बताया, भाई हमारे रोंगटे खड़े। वहाँ चौराहे पे भी बहुत रहा। मैं तुमको भोपाल के कल्चर के बारे में बता रहा हूँ। भोपाल के आदमी से कभी भी मिलो, इंक्लूडिंग मी, तो वो जो भी तुमको बात बताए या किससे कहानी सुनाए, उसका 30% सच मानना, क्योंकि वो अच्छा जी। अरे जैसे तो भोपाल में बहुत फेमस है, इसको बतौलेबाजी कहते हैं, ठीक है। बतौलेबाजी। तो जैसे दिल्ली में कल्चर है गेड़ी मारने का, मुंबई में कल्चर है आप बीच पे जाके बैठते हो, अलग अलग शहर में अलग अलग कल्चर होता है। भोपाल में बहुत बड़ा कल्चर है, और आप करोगे तो रोज अगर आप सेम आदमी, मैं अगर आपसे रोज मिल रहा हूँ तो मेरी एक टाइम पर कहानी खत्म हो जाएगी ना, मेरे दिन में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर मैं कहानियां बना के बताऊंगा। तो फिर भोपाली आदमी बहुत कहानी बना के बताता है, तो वो जो आपको आदमी मिला है उसने कहानी बनाई है या बनाई होगी या किसी से सुनी होगी, दोनों। लेकिन 30% तो सच है, 30% तो सच है। वैसे होता है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक तो चल रहा मैं है। बताता हूँ 30% कैसे सच है। अगर उसने बोला मैंने नींबू रखा है चौराहे पे, भोपाली में बोल देता हूँ, उसने मैंने नींबू रखा चौराहे पे, मजा आ गया, शाम को सुबह उठा तो वहाँ पे एक आदमी गिरा पड़ा मिल लगा,
तो इसमें नींबू तो रखा होगा, 30% सच है ये। सुबह आदमी गिरा नहीं मिला होगा। अच्छा। क्योंकि अब वो ये मानने को तैयार नहीं कि मैं नींबू रखा, रात भर देखा, कुछ नहीं हुआ। इस स्टोरी में दम नहीं है ना। मैं सुबह देखा वहाँ आदमी गिरा मिला था। अच्छा, पर लोग तो मानते हैं वहाँ के भोपाल के कि भाई हाँ होता तो है, इंडिया में भी मानते हैं। देखो भोपाली कल्चर, अगेन मैं भोपाल की बात करूँ, भोपाली कल्चर ये है कि अगर आप भोपाली, मैं भोपाली, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो, अच्छा, तो सपोर्ट करूंगा मैं पूरी आपकी कहानी, यही हो। और उसमें मानूंगा और आपकी कहानी 10 लोगों को जाके सुनाऊंगा कि आप मेरे से ये बोल रहे थे। अच्छा, मतलब इस तरीके से भाईचारा है ये। भोपाली कमराडरी है। दिल्ली का भाईचारा होता है, ये भोपाल का भाईचारा है कि मेरे को पता है कि झूठ बोल रहा आप, लेकिन मैं आपकी स्टोरी टेलिंग को अप्रिशिएट करूंगा। और क्या हुआ फिर? मतलब स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग वहाँ खून में है। वहाँ सिर्फ स्टोरीज बनाते हैं, झूठी वूटी है वो इधर उधर। अच्छा, तो आप भी वहीं से ही आइए। आप भी भाई बता ले हो वैसे। भाई वहीं से तो आता ही है। तो अब तक जो आपने बताया मतलब 70% झूठ बताया। कॉलेज कोई था या नहीं था? मतलब 17,000 सैलरी बताई है तो 30% सच है। कि मतलब इतनी कम भी नहीं होगी स्टोरी टेलिंग इफेक्ट के हिसाब से ना। तो एक किताब है भोपाली टप्पे, तो उसमें रूमी जाफरी जो फिल्म डायरेक्टर हैं और राइटर भी हैं जिन्होंने गॉड तो सीक्रेटो बनाई है, वो भोपाल के हैं। तो उनने पूरी किताब लिखी है इन सारी कहानियों पे जो चली आ रही हैं। तो उसमें यही सब कहानी है कि एक बार नवाब साहब का हेलीकॉप्टर बंद हो गया था और मैं गया, मैंने चालू कर दिया 10 मिनट में। कोई मैकेनिक चालू नहीं कर पाया, मैंने चालू कर दिया। तो ऐसी पूरी कहानी में किताब है। अच्छा। इट्स कल्चर। तो जो आपको भोपाली आदमी मिला होगा तो समझ जाऊं। उसने पहना दिया गेम, अच्छा, उसने पहना दिया। तो फिर वही कॉन्स्टेंस से वापस गया, फिर रेडियो नौकरी करी, फिर मैं 3 साल नौकरी करी। फिर मैं कहा कि आप छोड़ते हैं, अब मुंबई चलते हैं, हो गए पैसे जमा हो गए मेरे को भाई। तो जाकिर भाई तब वो आते रहते, जाकिर भाई भोपाल आते थे शो करने। तब तक मेरा थोड़ा हो चुका था कि मैं जो भोपाल आता था कमेडियन, उसके साथ हैंग आउट करके उससे सीख के क्या क्या बात करना। जाकिर भाई से थोड़ी बातचीत हो गई थी। तो जाकिर भाई ने बोला कि बहुत महंगा शहर है मुंबई, मुंबई आने से पहले ये इतने पैसे होने चाहिए तेरे पास। कितने होने चाहिए भाई? बहुत लोग देख रहे हैं। उन्होंने मुझको तब बोला था कि तेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये तो आपके इसके लिए जाते हैं डिपॉजिट के लिए आपके घर के, और कम से कम आप मुंबई आओगे कोई ऐसे काम के लिए जो आपका जो नौकरी नहीं है, आपको अगर फ्रीलांसिंग करनी कुछ नहीं, तो आपको पास कम से कम 3 से 4 महीने का तो आपका खर्चा होना चाहिए। और मुंबई में बेसिक से बेसिक अगर आप घर में भी रह रहे हो, ज़्यादा अय्याशी नहीं भी कर रहे हो, तो भी 40-50 हज़ार का खर्चा है ही। हाँ, क्योंकि 20-25 हज़ार का तो आप रेंट ही लोगे, और फिर आप बिजली भी लगा लो। हाँ, क्या ले जाना? बिजली रेंट बिजली। हाँ भाई, मुझे लगा बिजली कोई कि वो तो लगती ही है। बिजली जो घर पे आती है रात में। आप बुलाओ, घर पे भी आ जाते हो। भाई फिर मेरा इसमें कुछ कहना नहीं है, मैं कुछ नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ। इसमें भी ये बोल दिया आप बुलाओगे तो। ठीक है जी। तो आप 3-4 लाख रुपए लेकर जाकिर भाई को पता लग गया था। अच्छा, तेरे को बिजली भी लगेगी। अरे भाई, वो तेरे हाथ में कितने रुपए वाली लगेगी? ठीक है फिर। अरे क्या बात है, तुम क्या बोलते हो? हाँ, तो उन्होंने बोला कि इतने तो होने चाहिए। फिर मेरे पास जैसे ही हुआ, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ बॉम्बे। अब उस टाइम आ गया कोरोना। मैंने कहा भाई को मैं कोरोना में, बम्बई से लोग भोपाल आ रहे थे वापस। मैं कहा रुक जाते जरा अभी थोड़ा यहाँ। फिर मैं सोच रहा था जाने की, लेकिन मुंबई जाके करेंगे क्या, किससे मिलेंगे, कुछ पता भी तो होनी चाहिए, बातचीत भी तो होनी चाहिए। उस टाइम में इंदौर में एक कंपनी खुल रही थी। उन्होंने बोला कि उनने मेरा इंस्टाग्राम पे कंटेंट देखा हुआ था, तो उन्होंने बोला हम एक वीडियो कंपनी खोल रहे हैं यूट्यूब वीडियोज़ की, और तुम आ जाओ हमारे लिए राइटर, हमको लगता है तुम अच्छे राइटर लिख सकते हो। तो मैं कहा ये कमाल है, मुझे नहीं पता, आपको पता है? कह रहे हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है। मैं कहा तुम आ सकते हो, तुम राइटर बन सकते हो। अंबर भाई मेरे दोस्त हैं, अब दोस्त हो गए हो। तो उन्होंने कहा तू, मेरे को लगता है तू राइटर बन सकता है। मैं कहा यार मेरे को शौक था राइटिंग, लेकिन मेरे को कभी इसमें फॉर्मली अच्छी। फिर मैं कहा कि यार चलो मुंबई से पहले इंदौर जाके देखते हैं। तो मैं इंदौर चला गया, वहाँ मैंने 1 साल प्रॉपर वीडियो राइटिंग सीखी। तो तब मैं सतीश रे भाई इन लोगों के साथ वीडियोज़ बनाए, पूरे टीवीएफ वाले लोगों को हम बुलाते थे इंदौर, और उनके साथ वीडियोज़ बनाते थे, बद्री भाई, सतीश भाई, ऑल ऑफ दीज गाइज। तब मैंने वहाँ प्रॉपर सीखा कि कैसे राइटिंग होती है, क्योंकि वीडियो आप जो लिख रहे हो वो स्क्रीन पे कैसे लगेगा वो आप करके ही समझ पाते हो, वरना आपकी तो इमेजिनेशन वहाँ पे लिख दे रहे हो कि भाई ये ग्राउंड है उसमें बच्चे खेल रहे हैं। अब वो प्रोडक्शन वाला कह रहा है कि बहन चो कहाँ से लेके आऊँगा ग्राउंड में, सही बात है। लिख तो दिया, क्लास है लिख दी 50 बच्चों की, मैं लेके कहाँ से आऊँगा? तो चुपचाप ऑफिस का सीन लिख जिसमें 3 लोगों से अपनी क्रिएटिविटी को इधर। हाँ, सुट्टे की टपरी का सीन लिख, 1-2 चुपचाप 2 लोगों वाला। तो वो सेंस वहां से आई कि क्या लिख सकते हैं, क्या बनेगा, और सीन कितना लंबा होना चाहिए कि बोरिंग ना हो जाए, वो सब
लिख लिख के ही आता है। तो वहाँ बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए। वहाँ फिर मैंने एक वेब सीरीज़ भी लिखी हमने वहीं पे, छोटी सी 3 एपिसोड की वेब सीरीज़ है, अच्छी है, तुम लोग भी देखना, प्यार वर्सेस दोस्ती। तो वो हमने तब यूट्यूब के लिए बनाई थी, फिर उसको Z5 ने खरीद लिया। अच्छी लगी था बहुत। फिर तो वाकई में अच्छी देखो Z5 तक पहुंच गई। हाँ, अच्छा काम है वो, मतलब मुझे, मैं अपने खराब काम खराब भी बोल देता हूँ, अच्छा काम है वो प्यार वर्सेस दोस्ती। तो वो जैसी मैंने बना ली, मैं कहा कि अब मैं यार अब तो बिल्कुल, और वही है, भोपाल और इंदौर में ज़्यादा फर्क नहीं था, तो मेरी लाइफ सेम ही थी। मतलब मेरे को लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा था। और जब भी आपको लाइफ में मज़ा नहीं आए तो आपको निकल जाना चाहिए वहाँ से भाई, क्योंकि मेरा तो मानना है मज़े सर्वोपरि है भाई। अगर आपको मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए भाई, भक्ति के बिना काम नहीं है ज़िंदगी में। तो मैं कहा यार अब चलते मुंबई, और रिस्क तो लेते के देखते ही हैं क्या होता है। मैं मुंबई आया, मैं जाकिर भाई से मिलने गया, मैं कहा भाई बताओ क्या काम है। तो मैंने नौकरी छोड़ दी इंदौर वाली, मैं गोवा चला गया घूमने, और 4 दिन बाद मैं आया मुंबई। मैं कहा जाकिर भाई से मिलने जाते हैं। जाकिर भाई तब बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि क्या कर रहा है तू। मैंने कहा भाई अभी तो सोच रहा हूँ मुंबई मूव होने का। कह रहा है यार मैं एक शो बना रहा हूँ, तू लिख दे। मैंने कहा क्या शो है। कह रहा है फ़नी शायरी लिखनी है इसमें, तो मतलब पैरोडी शायरी इसकी। तो मैं ठीक है, मैं तब हॉस्टल में रुका हुआ था यहाँ पे अंधेरी ईस्ट में। तो मैं गया अपना हॉस्टल में, मैं रात में वो बंक बेड होता है ना ऊपर वाला जो मस्त वाला, उस पर बैठ के मैंने 10 शायरी लिखी। और मैं अगले दिन गया जाकिर भाई के पास, मैंने कहा भाई ये शायरी है। कह रहे हाँ सही लग रहा है, अब अपने को ये शो लिखना है 3 दिन में। मैंने कहा हैं 3 दिन में। मैंने कहा भाई मैं तो शाम को वापस भोपाल जा रहा हूँ। कह रहे कोई भोपाल नहीं है, अंदर वाले कमरे में तुम्हारा इंतजाम कर दिया है, जाओ चुपचाप। जल्दी जाओ, फटाफट, बिजली भी है वहाँ पे, टेंशन मतलब आज बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। तो खाना पीना बिजली तीनों चीज। तो भाई फिर 3 दिन बैठ के वो शो लिखा। फिर वो शो बनाने में मैं बहुत सारे लोगों से मिल गया, क्योंकि गोपाल जी मिल गए वहाँ पे, तन्मय भाई मिल गए वहाँ पे, सारे लोग मिल गए वहाँ पे, क्योंकि उस शो में सब लोग थे, सारे बड़े एक्टर्स, विजय वर्मा भाई, सब मजे। और सब लोग सेट पे आते थे, और मैं अकेले राइटर था उस शो का, तो मैं सब लोगों को जा जाकर उनके शेर बताता था, मजे करता था। और उसको लिखने में बहुत मजा आ गया, और फिर उससे बहुत पैसे मिल गए, मतलब इतने पैसे मिल गए कि मैं मुंबई शिफ्ट होकर अपना सेटल कर लूँ मामला। तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। फिर वो शो आया तो वो चल गया, तो वहाँ से और काम मिल गया। तो ये है बेसिकली। फिर रिएक्शन वीडियोस। हाँ, वही तन्मय भाई मिल गए, तन्मय भाई मिले, तो तन्मय भाई ने बोला कि यार हम लोगों ने बहुत बकचोदी करी, कह रहे तू यार रिएक्शन वीडियोस पे आ जा। तो मैं रिएक्शन वीडियोस पे गया। मैं जनरली देख के नहीं गया था रिएक्शन वीडियो कैसे होते हैं, तो मैं वहाँ जाके, और ये लोग सब इंग्लिश बोलते थे, तन्मय भाई, रोहन भाई, ये लोग उस टाइम जितने लोग, विशाल भाई। हम तो भाई इसको बहुत बड़ी चीज मान लेते थे कि यार बंदे इंग्लिश में हंसा रहे हैं, बताओ। मजाक से हट गए। मतलब हम पहले कॉमेडी वीडियो करते थे, अब हमको लगा यार व्यूज नहीं आ रहे यार, हम बेंचो हिंदी में नहीं हंसा पा रहे, तन्मय भाई इंग्लिश में हंसा रहे हैं। भाई हम इसे बहुत बड़ी चीज समझते हैं, जो एक तो इंग्लिश में आप फ्रेम कर लो। इंग्लिश में सोच के उस टाइम पे बोल देना बहुत मुश्किल काम है भाई, अपना तो दिमाग ही नहीं। सोच के नॉर्मल बात बोल दिया आपने, लेकिन उसमें उसको कॉमेडी में बनाना, उसमें रेफरेंस। हाँ, वो तो वो इनका, क्योंकि वो लोग बेचारे वो बचपन से इंग्लिश, जैसे मुंबई में बहुत लोग इंग्लिश ही बोलते हैं जनरली, घर वालों से भी। मैं डर गया यार, मैंने 2 लौंडे जब इंग्लिश में बात करते हुए सुने ना दोस्त, मेरी गल फट गई। मैंने कहा ये तो बात नहीं भाई, अपनी बात कैसे रखूं। मैं कहा तुम बहनचोद गाली कैसे देते हो एक दूसरे को, इंग्लिश में बात करते दोनों लड़के। मेरा फ्लैटमेट एक दिन आके मुझसे इंग्लिश में बात कर लगा, बहन जूता निकाल दूंगा। मैं घर में इंग्लिश नहीं बोलता भाई, मैं अपनी इंग्लिश लेके निकलता हूँ बाहर, कि इतनी यूज होगी आज। तो रिएक्शन में वो इंग्लिश बोल रहे हैं, वो सब इंग्लिश बोलते थे और इंग्लिश ही कॉमेडी करते थे। और मैं गया वहाँ पे, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, भोपाली आदमी, तो मैंने अपने देसी रेफरेंसेस, हसीना मान जाएगी, गोविंदा, ये सब रेफरेंसेस करे, तो लोगों को वो स्टिक कर गया कि ये एक आदमी। बाकी लोग रेफरेंस देते हैं हैरी पॉटर का, ब्रेकिंग बैड का, इसका उसका, ये हमारे गोविंदा, ये भाई ये सब हसीना मान जाएगी और मुझसे शादी करोगी, और ये सब दुग्गल साहब और भागम भाग, ये सब बातें करने लगा मैं। ये बिजली सब वहीं जाए। तो मैं ये सब नहीं, तो लोगों को ये चिपक गया। तो वहाँ पे मेरा कैरेक्टर चल गया कि ये एक आदमी है, ये हिंदी वाली बातें करता है। और जैसे अपने को बचपन से हम लोग टीवी पे क्या देखते थे, सूर्यवंशम, ये सब चीजें देखते थे, और ज्यादा से ज्यादा अपन ने तो कभी निकल गई, मीठी बात, मीठी बात, पेट में पिथ बन गया। और रात में भाई एसी भी प्रद्युमन नहीं चुपके से जाके खाता है भाई। भाई ये सीन बहुत क्या अल्टीमेट सीन है यार। भाई मीठी बात खा रही है बेटी, बूरा और चावल वेज। भाई उसकी शक्ल याद आ गई, वो ऐसे भरा रहता है उसके मुंह में मीठी बात, जब लाइट जलती है। ठीक है भाई, बेस्ट तो वो है जब वो बस चलाते हैं। कोरे कोरे सपने। भाई बस में वो एक लड़की लेके आ जाते हैं जिसके चक्कर में लोग बाग ज्यादा टिकट बिजली तो उसका बिजली है शायद। भाई मार्केटिंग तगड़ी करते हैं जो, बस तो ऐसी बना देते हैं एयरलाइंस। उस बंदी के आने वो जो बहन जो बोली, वो तो अंधा आता है, मेरे को टिकट देना, मेरे को
कितना तगड़ा सीन है। और भाई उसमें कैसे कैसे जोक्स हैं। उसमें जब अनुपम खेर कादर खान को बेवकूफ नहीं बनाता एक सीन में, फोन करके लड़की की आवाज में, तो वो कहता है कि मैं कम हूँ और गांव के लड़के मेरी आवाज सुन के रात में पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैंने कहा ये जोक बहन जो फैमिली पिक्चर में डाला हुआ है ये उसका बेस्ट सीन है कि अनुपम खेर लोगों को परेशान करने के लिए रैंडम जो बस में आता है ना, किसी को बोलता है अरे भाई क्या हाल चाल है, तो वो कादर खान बोलता है ये क्या करता है तू, वो कहता है ये आदमी सोचता रहेगा। एक आदमी वापस पलट के बोल देता है अरे क्या भाई क्या हाल है। भाभी को बोलना कि दिवाली पे सामान बना के रहे, मैं आ रहा हूँ। सही कह रहा है, वो बहुत तगड़ा सीन है भाई। वो लास्ट का सीन भी बहुत तगड़ा था जब जब खत्म हो रही होती है पिक्चर, जब वो बच्चा बन के आता है। हाँ हीरा ठाकुर। तो ये है कि तो अपन ये सब पिक्चर देखते तो अपन रेफरेंसेस भी ये सब नहीं मारते, और अपने रेफरेंसेस ही ये वाले हैं ना यार। अब मीठी बात अपन ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं मुंबई में आया तो मैं बहुत सारे अपने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पिक्चर का रेफरेंस मार दिया, कुछ मार दिया, अब लोगों को लग रहा है हम जेन्युइनली बात कर रहे हैं। जैसे तन्मय भाई को कैसे समझा मीठी बात क्या सीन है। बूढ़ा चावल कुछ होता है कैसे समझा। और मुद्दा ये है कि हमने बचपन में देखा तो हमको वो पसंद है। अभी आप अगर फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखो, आप बोलो क्या है इस सीन में, कुछ भी नहीं है। जेन जी देखे तो समझना है। तो फिर मैं वो सब बातें करता था तो उससे अपने टाइप के लोग बहुत जुड़ गए। उन्होंने बोला यार ये बंदा हिंदी बात करता है, देसी बात करता है, तो मजा थोड़ी बड़ों की ऑडियंस आ गई ऑडियंस वो अप्रिशिएट करते थे। वो लोग खूब अप्रिशिएट, समझ नहीं आ रहा मुझे लेकिन बढ़िया। जैसे अब हमको स्टार वॉर्स और इसके रेफरेंसेस नहीं समझ आते भाई, जेन्युइनली नहीं पता अपने को, और हमने देखा ही नहीं तो कहां से पता होगा। और मुद्दा ये है कि अब आदमी कंज्यूम वो करते थे, अब जाके लोग बाग अलग चीजें कंज्यूम करने लगे हैं क्योंकि इंटरनेट पे आ गई बहुत सारी चीजें। उस टाइम पे तो आप वही चीज देख रहे हो ना जो बगल वाला देख रहा है टीवी पे। मतलब आपके मोहल्ले में जो सीडी बेच रहा है 20 रुपए में, वो आपको भी वही सीडी बेचेगा जो आपके पड़ोसी को बेचेगा। तो आप वही चीजें देख रहे हो ना, 6 पिक्चर 20 रुपए में। मतलब इंग्लिश पिक्चर भी हिंदी में ही देखी जा रही है क्योंकि वो टीवी पे हिंदी में ही आ रही है। कभी सबटाइटल पढ़ने का सोचे नहीं हमने, हम हिंदी में ही देखते थे। हम तो जो हमने हिंदी में पिक्चर है नहीं वो देख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं, इतनी तेज इंग्लिश समझ ही नहीं आई। तो मुद्दा ये है कि हम तो, हमारे लिए तो भाई पीटर पार्कर हिंदी बोलता था, साफ बात। तो उसमें मेरे को हमारे लिए तो हैरी पॉटर में भी गरुड़ द्वार भाई, पितृदेव संरक्षणम। वो तो बहुत बड़े होके पता चला कि अच्छा ऐसा नहीं है। तो फास्ट एंड फ्यूरियस मैंने हिंदी में देखी पूरी। तो उसके बाद जब ये होगा कि जब मेरे को इंग्लिश समझ भी आने लगी, लेकिन मैं उन कैरेक्टर्स को उन्हीं आवाज से एसोसिएट करता हूँ मेरी वाली। तो अब मैं नहीं देख पाता, मुझे वही वाली आवाजें चाहिए भाई, बचपन वाली। तो उसमें मेरा एक कैरेक्टर ये भी चला कि मेरे को बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती कि ये फलाने का रेफरेंस है। जैसे अब रिक रोल करके, अब जैसे अपने इसमें होता है ना कि कोई आपको बोलता है कि जो यूनिवर्स की गैलेक्सी में एक आवाज सुनाई दी है, जल्दी आप ईयरफोन लगाओ, और कुछ ऐसी आवाज होती है। तो उसमें अमेरिकन रेफरेंस में चलता है, अपने इसमें कुछ भी डाल दो आप, कौन सा कोई भी अजीब सी आवाज डाल दो, कड़ा है इस टाइप के। जैसे वो भी चल जाता है कई बार, मतलब इस मीम का नहीं पता लेकिन वो चल जाता है। अबे गौर से का सुन रहा है, गाना देगा क्या। ये बंदर है कान में बोल रहा है कार्टून से, हमें इतनी गौर से का सुन। तो ऐसे अमेरिकन ह्यूमर में रिक एंड रोल करके एक साउंड होता है कि वो जब भी इसी चूतिया बनाते हैं, और वो ओवर द ईयर्स चल रहा है कि जब भी किसी चूतिया बनाना होता है कि अरे देखो ये मशीन कैसी अजीब सी आवाज आ रही है, तो मशीन के पास काम वाला लेके जाएंगे और पीछे से रिक रोल की आवाज लगा देंगे। तो अब वो मुझे नहीं पता, तो मैं जब भी हर बार आए तो मैं कहूँ कि इसमें क्या फनी है। तो वो लोगों ने जो उन लोगों की ऑडियंस थी उनको ये बहुत फनी लगा कि इसको पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा इसका कि ये जोक क्या है। तो ओवरऑल रिएक्शन वीडियोस में मेरा वो कैरेक्टर चल गया कि ये अपनी बात करता है, ये बंदा कि कुल्लू हिंदी में बात करेगा अपनी ही बात। अच्छा, तन्मय भाई की वीडियोस में जो रिएक्शन वीडियोस पे सारे आर्टिस्ट लोग आके बैठते हैं, बातचीत होती है, बढ़िया माहौल बनता है, क्या मतलब वो दोस्ती यारी में चल रहा है, कुछ जाती है यार, टोला दोस्ती यारी में चल रहा है। उसमें अभी हमने ऋषभ पंत भाई के साथ एपिसोड किया, विक्की कौशल भाई के साथ एपिसोड किया, इतना बढ़िया है विक्की कौशल भाई। तो उसमें वही पंच भी फट गया, मुझे तौबा तौबा का स्टेप आने दो, मैं डालूंगा विक्की भाई से। तो विक्की कौशल भाई से क्या हुआ एक्चुअली, उनसे बातचीत ऐसे हुई कि एक मेरा जब तन्मय भाई के रिएक्शन पे कैरेक्टर चल रहा था, तो उस टाइम पे विक्की भाई शायद वो करे हुए थे, शेव करे हुए थे, और उनने एक फोटो डाली करवा चौथ की, वो करीना के साथ की करवा चौथ सेलिब्रेटिंग, उसमें वो क्लीन शेव है। तो किसी ने ट्वीट बना के डाल दिया कि विक्की कौशल लुक्स लाइक दैट भोपाली गाय फ्रॉम तन्मय भट्ट वीडियोस, और वो ट्वीट चला गया वायरल। वो बहुत शेयर हुआ उस पर, मेरे को भी बहुत टैग आई है वो। अब मैंने ये कर दिया। अब मैं उस टाइम पे कर रहा था स्टार स्पोर्ट्स के साथ एक शो कर रहा था वर्ल्ड कप के लिए या किसी के लिए, और तन्मय भाई हम लोग चीकी सिंगल्स नाम का एक शो करते थे जिसमें हम लोग वीकली जाते थे और जो इस हफ्ते के मैचेस हुए उसके बारे में बातचीत करते थे, सारी चीज़ें करते थे। तो उसमें विक्की भाई और सहारा अली खान आ रहे थे गेस्ट अपनी पिक्चर प्रमोट करने, ज़रा हट के ज़रा बच के। तो उसमें हमारा था कि हम विक्की भाई और सारा के साथ बैठ के मीम्स देखेंगे क्रिएट के और मीम्स पे रिएक्ट करेंगे। तो मैंने अब उसको बोला, मैंने कहा इसमें वो वाला मीम डाल,
करवा चौथ वाला। तो उसमें विक्की भाई ने देखा और कि लुक्स लाइक, कह रहे यार मैं तेरे जैसे दिखता हूँ। नहीं यार मैं तो ठीक दिख रहा हूँ यार। तो तब से वो जोक चला आ रहा है। फिर उसका कल्मिनेशन यहाँ वाले पे आया कि फिर हमारे बच्चे, मैंने विक्की भाई को बोला कि मैंने कहा विक्की भाई मैंने देखा है कि आप दाढ़ी कटा के अच्छा महसूस नहीं करते। कह रहे हैं हाँ मैं तेरे जैसे दिखने लगता हूँ। तो वो भी एक है कि जैसे मेरा ह्यूमर जनरली, कुछ लोगों का ह्यूमर होता है कि कुछ लोगों को टॉप करने का ह्यूमर होता है कि सामने वाले को चुप करा दो। मेरा ह्यूमर बैंटर बिल्ड करने का होता है कि जितने लोगों उनको मजा आ जाए सब लोगों को। तो मैं कभी भी उस तरीके का आदमी करता मैं नहीं चाहता कि मेरा जोक सुन के सामने वाले चुप हो जाए। मैं किसी को स्पीचलेस नहीं कर, मैं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ फिर तुम आप बोलो फिर आप बोलो, जैसे अपन लोग बकरी कर रहे हैं ना कि सब बोल रहे हैं, आ ही रही है कुछ हाँ, ना कुछ, आ ही रही है कुछ बन। तो मेरा मैं महफिलबाजी वाला आदमी हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ और सब लोग, माहौल बनना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में बोलता रहूंगा। हाँ, कि मैं बोलूँगा सामने वाला बोले कि अरे इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि कन्वर्सेशन बिल्ड हो, तो वो ही करता हूँ मैं। तो वो हो गया, तो वो चल गया। तो वो जनरली दोस्ती यारी में चल रहा है वो। आप भी आओगे तो आपको चुप हो गए आप, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। वहां तो आप खत्म कर रहे हो, वहां महफिल हाँ, नहीं। महफिल जमाओ। बिजली की बात आई, पीजी गर्ल्स की बात आई, यार ये वहां आगे नहीं बढ़ा रहे। पीजी गर्ल्स क्या है यार। भाई की बहुत क्लोज फ्रेंड पीजी में रहती है, मत बोल भाई। मेरे तो घर में चल रहा है पीजी भाई। किराया आ रहा है भाई, खाना भी प्रोवाइड करते हो आप। भाई पीजी यार भाई पता नहीं भाई, तुम लोग नोएडा चले जाओगे, मैं बंबई रहता हूँ। तुम लोग तो भाई तुम लोगों का काम चल जाएगा, बुला के पॉडकास्ट पे वही ये करो वो करो, गांठ बांध दो फलाना। हमको तो गांठ बांध दो, पनीर मत खाओ, पनीर गंदा होता है। कच्ची में गांठ बांध दो। भाई आप उनके बहुत फैन हो, आचार्य मनीष जी के। पनीर खाते हो? भाई आप कुछ कह रहे थे कि उकड़ू में बैठता हूँ मैं सुबह सुबह 4 बजे। उकड़ू पोजीशन में पानी पीता हूँ मैं। जो लोग यहाँ पे हैं ये तीनों वाले ये साले बिजली के दीवाने पहन के। भाई तुम कहाँ आ गए? अपन का क्या बात कर रहे थे भाई? बात करते हैं रोस्ट की बात करते हैं यार। रोस्ट आया अभी रोस्ट। ये रोस्ट कैसे चर्चा में आ रहा है? रोस्ट की राइटिंग कैसे होती है वो? भाई देखो, रोस्ट की राइटिंग ये है कि क्योंकि कॉमेडियंस हैं तो रोस्ट जोक्स लिखने का एक फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होता है भाई? वो कुछ बेसिक फॉर्मेट है कि अगर आप बहुत सारे रोस्ट देखे हुए हैं आपने, आप सबसे बढ़िया रोस्ट है जस्टिन बीबर का रोस्ट है। आप लोग देखो, मजा आ जाएगा आपको। जस्टिन बीबर को, उसमें भाई स्नूप डॉग है, उसमें शैक ओनिल बास्केटबॉल वाला, हाँ पुराना है, लेकिन वो मतलब प्योर फॉर्म ऑफ रोस्ट है कि बढ़िया। और रोस्टिंग ये नहीं होता कि बेइज्जती कर दी सामने वाले की, क्योंकि रोस्टिंग ऐसे बेइज्जती तो आपको पता है कि लौंडे बैठ के करते ही हैं। हाँ। और गंदी बातें भी करना है तो चार लौंडों से ज्यादा गंदी बात बैक बेंचर के अलावा कौन ही कर सकता है दुनिया में। और हम लोग जो बातें, मतलब मैं तो बॉयज स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और ऊपर से भोपाल में, तो भोपाल के बॉयज स्कूल में और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें भी हैं जो गांव खेड़े के लड़के आते हैं, तो वो जैसी गंदी बातें करते हैं या इंटरनेट के हिसाब से डार्क कॉमेडी करते हैं, वो तो अपन सोच भी नहीं सकते। और हमको पता है कि क्या बातें होती हैं। तो वो नहीं होती रोस्ट कॉमेडी, वो नहीं है। और जो इंटरनेट पे भी आने के बाद वो जो लोग रैंट करके रोस्ट करते हैं, वो अलग टाइप ऑफ फॉर्मेट है और वो भी अच्छा है। मैं नहीं बोल रहा कि वो नहीं, जैसे लक्ष्य चौधरी भाई करते हैं, मेरे को बढ़िया लगते हैं कि वो अपने साइड अपना रैंट कर देते हैं किसी भी आदमी के बारे में। वो अलग, वो रोस्ट नहीं है, उसको रोस्ट बोलने लगे हैं लोग बाग इंटरनेट पे, क्योंकि वो एक फॉर्मेट चल गया। बट एक्चुअली रोस्ट कॉमेडी इज वेरी लाइक, और जनरली जो रोस्ट होता है वो किसी फेमस आदमी का, बड़े आदमी का होता है। और वो रोस्ट इज ऑलवेज सेलिब्रेटरी कि आप इतने बड़े वैसे ही हो चुके। जैसे अब टॉम ब्रेडी का रोस्ट हुआ, अब टॉम ब्रेडी अभी रिसेंटली वो वहां पे टॉम ब्रेडी मतलब मान लो विराट कोहली लेवल का आदमी है कि वो NFL का बाप है, तो उसका रोस्ट हुआ कि अब आप इतने बड़े हो कि आप पे हम कुछ भी बोलेंगे फिर भी आपकी शान में कोई कमी नहीं होगी। और इट्स ऑलवेज की बोस्टिंग द पर्सन। तो रोस्ट जोक्स जब भी होते हैं, तो जो रोस्ट जोक्स का फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि सामने वाले को मजा आ जाए। और जितने भी दुनिया के रोस्ट होते हैं बाहर जनरली, और इंक्लूडिंग AIB नॉकआउट, उसमें सब लोगों को पता रहता है पहले से क्या जोक्स होने वाले हैं। सारे लोगों को पता रहता है। और ऑडियंस में भी जो बैठे रहते, कभी बार होता है ना कि ऑडियंस में किसी को देख के जोक मार दिया, वो ऑडियंस वाले से पूछ लेते हैं एक दिन पहले कि आप पे ये जोक करेंगे हम, सही है आपके लिए? तो वो सारा अप्रूव होके फिर स्टेज पे एज अ प्ले जैसे परफॉर्म करते हैं। आशीष भाई वाले एपिसोड नहीं, उसमें नहीं थे। उसमें क्योंकि वो वहाँ के उन्हीं बेसिक्स फॉलो हुए। वो क्योंकि हम लोगों ने दोस्ती यारी में किया था, तो उस टाइम पे पता नहीं था हम लोगों को कि क्या होता, कितना रोस्ट कितना हैवी चला जाएगा, क्या चला जाएगा। भाई यार वो हमने बहुत मिस करा यार, वो जो चीजें ट्रिम हो गई थी समय भाई की, वो नहीं होनी चाहिए। ट्रिम नहीं होती तो मिस नहीं करते। तन्मय भट्ट भाई के साथ आपको बहुत ट्रोल भी किया जाता है, वो भी करा जाता है, तो आप उसको कैसे लेते हो? मैं बिल्कुल सपोर्टिंग वे में लेता हूँ। अगर किसी इंसान ने आपको सपोर्ट किया है, किसी इंसान ने आपको काम दिया हुआ है, तो उसके बारे में आपके कितने भी जोक्स बनते रहे, मैं जिंदगी भर आई वुड लाइक टू बी नोन एज द गाय जिसको जाकिर भाई ने मदद करी है, जिसको तन्मय भाई ने मदद की। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि उनने मेरे को जेन्युइनली सपोर्ट किया, काम दिया है। और मैं
इंटरनेट के लोग क्या बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उससे भाई अगर आपके भी बहुत सारे भाई होंगे, बड़े भाई होंगे, सपोर्ट होंगे, मेंटर होंगे, तो आप अगर आपका काम चल जाए और आप अजी उस बात से बुरा मानने लगो कि अरे ये मेरे को उनसे क्यों एसोसिएट, शैडो में हो गया मैं तो और मेरे को भाई अगर मेरा उतना ही टैलेंट होगा कि मैं उनकी शैडो में ही रह जाऊंगा ज़िंदगी भर, तो मेरा उतना ही था, और अगर मेरे में बहुत अच्छा टैलेंट होगा तो मैं उनकी शैडो से भी निकल जाऊंगा। सेम चीज समय भाई के लिए बोली जाती है। हाँ। कि तन्मय भाई ने सपोर्ट कराया वहाँ। समय तन्मय भाई के साथ स्ट्रीम करता था, फिर समय का निकल गया काम, समय का चल गया। तो ऐसे ही है कि आपको इंटरनेट पे तो लोगों को भक्ति करनी है ना रोज, तो वो तो बोलते रहते हैं। मैं अपने भाइयों को कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता कि मेरे को कभी वो कमेंट बुरा नहीं लग सकता, क्योंकि वो जाकिर भाई, तन्मय भाई जेन्युइनली हैव सपोर्टेड मी अलॉट, और मैं उस तरीके का आदमी हूँ कि मेरे को अगर किसी ने मदद करी है तो मैं नाम बोलूंगा उसका, चाहे कितने भी ट्रोल हो। मैं हर इंटरव्यू में जब भी मैं जाता हूँ तो वो शुरू में जाकिर भाई के नाम पूछते हैं, तन्मय भाई के पूछता हूँ, मैं कभी इरिटेट नहीं होता, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। अच्छा भैया, आप आपका पता बता रहे थे कि आप डायलॉग राइटिंग भी कर रहे हैं मूवीज के लिए। हाँ भाई, तो ये सिलसिला कैसे पहले तो मुद्दा ये कि मैं जब बॉम्बे आया तो मेरे को मैं जब मुंबई आया तो मेरे को राइटिंग का बहुत शौक है जनरली, और मुझे लगता है कि जो हाई मुझे स्टैंड अप देता है कि आपका जो मस्ती यारी स्टेज पे, शूशाबाजी, लाइटिंग, लोग, एक स्थिरता जीवन में ज़रूरी होती है, जो मुझे बड़ी पसंद है। और मुझे लिटरेचर पढ़ने का, कहानियाँ सुनने का, पिक्चरें देखने का बहुत शौक था, तो मैं आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू इट, आई ऑलवेज वांटेड टू, जैसे मैंने एक वेब सीरीज़ भी जब लिखी तो मेरे को वो प्रोसेस में बहुत मज़ा आया कि कैसे कैरेक्टर्स बनते हैं, कैरेक्टर्स को डिफरेंट सिचुएशन में डालते हैं, तो वो एक तरीके का गेम है कि आपने 2 कैरेक्टर बनाए, इनको इस सिचुएशन में डाला, तो थोड़ी देर बाद आपको समझ आने लगता है कि अच्छा ये कैरेक्टर ये चीज़ करेगा ही नहीं कभी, कि आपको पता है कि आप फिर खेलने लगते हैं उनके साथ कि इनको प्यार करवाते हैं, फिर इनकी झगड़ा करवाते हैं, फिर इनका ये करते हैं, इनको ये सब, इसके घर पे अगर कोई दिक्कत होगी तो क्या कैसे बिहेव करेगा। तो वो फिक्शन लिखना अपने आप में एक मस्त प्रोसेस है। तो उसमें पैसे भी उतने ज़्यादा नहीं है, रिकॉग्निशन तो है ही नहीं, क्योंकि 2-2 3-3 साल बाद प्रोजेक्ट आ रहा है, आपका नाम कहीं पीछे से रिटर्न बाय में आ रहा है। लेकिन वो जो जितने भी राइटर्स हैं, दे ऑलवेज राइट फॉर द ब्यूटी ऑफ द आर्ट, कि जो लिखने में जो मजा है ना, वो जिसको आता है उसी को आता है। कुछ लोग 3-4 साल बाद जैसे प्रोजेक्ट आएगा या तो उसमें पेमेंट वगैरह डीले या मिलती नहीं, ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो उसका प्रोसेस पूरा ऐसा है कि 10% आप साइन करोगे पिक्चर। ये उन प्रोजेक्ट्स की बता रहा हूँ जो ग्रीन लिट हो चुके हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ग्रीन लिट हो चुके हैं कि स्टूडियो को आइडिया पसंद आ चुका है, ये स्टूडियो को पिक्चर बन रही है ये वाली, इतना तो है। तो उसमें ऐसा प्रोमेंट होता है कि अगर आप चलते प्रोजेक्ट में आपको लिया गया है अगर, तो उसका ऐसा होता है कि आप साइनिंग पे 10%, फिर आप जब लिखना चालू करोगे तो कुछ पैसे मिलते हैं, फिर फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हो तो कुछ पैसे मिलते हैं, फिर सेकंड ड्राफ्ट, जब फाइनल ड्राफ्ट स्टूडियो पसंद जाता है कि ये फाइनल ड्राफ्ट है पिक्चर का, तब पैसे मिलते हैं। फिर आप जब जाते हो, पिक्चर शूट होती है तो कुछ पैसे मिलते हैं, क्योंकि शूटिंग पे भी राइटर्स को रखा जाता है कि इम्प्रोवाइज करना है, किसी कभी सीन पसंद नहीं आ रहा, नई सीन वर्क कर रहा, तो राइटर रात में बैठ के लिख देगा वो सीन। तो राइटर एक्टर से भी मिलता है। हाँ, एक्टर से भी मिलता है। जब नरेट करने जाते हैं पिक्चर तो राइटर ही जाते हैं, राइटर जाके एक्टर को पिक्चर सुनाता है, क्योंकि उस टाइम पे वो दुनिया राइटर की है, तो वो एक्टर जो भी सवाल पूछेगा तो वो राइटर ही जवाब दे सकता है। अभी तक गए हो आप किसी को समझाने? हाँ भाई, बहुत। कोई बताओ ना किस्सा यार। मैं करण जौहर साहब को पिक्चर सुनाने गया। अच्छा। हाँ, और मेरे लिए मैं जस्ट मुंबई आया हुआ था और 3-4 महीने हुए थे मुझे मुंबई आए हुए थे, और ये पिक्चर मेरे को मिल गई। तो ऐसा जनरली प्रोसेस होता है कि अगर आपको किसी राइटिंग प्रोजेक्ट में आप वो होते हो तो वो आपको राइटिंग टेस्ट देते हैं, कि जैसे मैं डायलॉग राइटर हूँ तो वो 2-3 सीन दे देंगे, बोलेंगे इस पर डायलॉग वर्क करके मुझको भेजो वापस। तो मैंने उन पर वो जो प्रोजेक्ट आया उसमें मैंने डायलॉग वर्क करके भेज दिया, और उसमें टोनैलिटी थोड़ी सेंट्रल इंडिया की थी, तो मैं सेंट्रल इंडिया का, तो मुझे पता है कि वहाँ के कैरेक्टर्स कैसे बात करेंगे, क्योंकि अब जैसे वो ये कि अगर आप भी स्क्रीन पे लिखोगे तो आप अपने हिसाब से लिखोगे ना, लेकिन अब डायलॉग राइटर को इतना सेंस होना चाहिए कि दिल्ली का आदमी कैसे बात करेगा, कौन से वर्ड्स यूज़ करेगा, कौन से वर्ड्स यूज़ नहीं करेगा। जैसे दिल्ली वाला यूज़ करेगा, मुंबई वाला यूज़ नहीं करेगा, कुछ अलग वर्ड यूज़ करेगा, बैंटर यूज़ करेगा, या कोई भी वर्ड यूज़ करेगा। हर शहर की या किस क्लास का आदमी है वो, अगर अमीर आदमी है तो उसकी शब्दावली अलग होगी, गरीब आदमी उसकी शब्दावली अलग होगी। तो डायलॉग राइटर का मेजरली ये काम होता है, और सीन को इंटरेस्टिंग बनाना। तो मैंने उनको 3 सीन करके भेजे, उन्होंने बोला ठीक है, सही लगे हमको। हाँ, सेटिस्फाई करना होता है पूरा हर तरह से। तो उन्होंने बोला कि आप ये पिक्चर लिख रहे हैं। तो जब पिक्चर लिख ली 1 साल बाद, तो वो अलग अलग स्टूडियोज़ को, अलग अलग प्रोड्यूसर्स को, अलग अलग डायरेक्टर्स को और एक्टर्स को पिच करने जाते हैं कि भाई ये पिक्चर है, आप बनाना चाहते हैं क्या। तो उसमें हम करण जौहर साहब को पिक्चर सुनाने गए थे, और मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी वो, क्योंकि मैं इतनी प्रेशर होता है ना आप पे कि अब आपको ही सुनानी है पिक्चर 3 घंटे, तो पूरे जितने लोगों ने मेहनत करी है वो आपको दे दी उनने। तो मैं सुनाने गया तो उनने बड़े अच्छे सुनी पूरी 3 घंटे की पिक्चर, और मतलब उनने बोल दिया था, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रिएक्ट नहीं करते पूरी पिक्चर में, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया तो इनको पता चल जाएगा कि हमको पसंद आई है पिक्चर, अच्छी लग रही है, हमारी नेगोशिएशन पावर चली जाएगी। कि हम ये नहीं कह सकते कि हमको अच्छी लगी है, हम देख रहे हैं, तो अब देख रहे हैं बोलेंगे तो प्रोड्यूसर कन्विंस करेगा कि सर कर लो थोड़े ज़्यादा पैसे। तो ज़्यादा लोग रिएक्ट नहीं करते पिक्चर सुनते टाइम, उनको हंसी भी आ रही होती है या मज़ा आ रहा होता है तो वो चुपचाप बैठे रहते हैं।
लेकिन करण सर ने प्रॉपर रिएक्ट किया, फीडबैक दिए कि इसमें ये चेंजेस हो सकते हैं, वो सब। और मेरे लिए तो मतलब मैं तो सोच भी मतलब मेरी तो फट गई थी बहुत ज़्यादा। मैं कहा मैं कैसे सुना सकता हूँ पिक्चर भाई 3 घंटे की, और मेरे को पहले ये पता भी नहीं था कि 3 घंटे बैठ के कोई पिक्चर सुनता है। अगर मेरे को कोई बोले कि 3 घंटे बैठ के सिर्फ सुनना है, तो जबकि मैं मुंबई जब से मैंने नरेशन चालू किया है, एक्टर्स वो 3 घंटे पूरी पिक्चर सुनते हैं सामने बैठ के, और जैसे ही आप नरेशन खत्म करोगे वो आपसे ये पूछ लेंगे कि वो वाले जो आपने 27वें मिनट पे वो सीन बताया था उसमें वो क्यों कर रहा है ऐसा। बीच में नहीं टोकते, बीच में नहीं टोकते कभी भी। उसमें वो पूरी पिक्चर सुनते हैं, फिर पूछते हैं आपसे कि ये कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया, वो वहाँ क्यों गया, अगर उससे प्यार था तो उसने बोल क्यों नहीं दिया डायरेक्ट। तो वो उनको इतना पूरा ज्ञान, क्योंकि वो लोग उनका रोज़ का काम है ये, तो उनको इतना ज़्यादा सेंस है उस चीज़ का कि वो 3 घंटे सिर्फ सुन के उनको पता रहता है, पूरी पिक्चर बना लेते हैं अपने दिमाग में कि मेरा कैरेक्टर क्या कर रहा है इसमें, मेरे कैरेक्टर का जेन्युइन ज़रूरत है कि नहीं है, कि ये लिखी हुई चीज़। कुछ चीज़ें होती हैं कि राइटर लिख देता है, उसको मन करता है तो वो पकड़ लेते हैं कि ये ज़बरदस्ती तुमने फ्लिप मारा हुआ है, ये एक्चुअली स्टोरी में ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो मूवी जो पहली मूवी थी वो लिख ली, फिर अच्छी हुई तो फिर एक और फिल्म मिल गई, तो वही है 2 फिल्में लिख रहे हैं अभी। और अभी आप एज एन एक्टर भी आ रहे हो यार। हाँ, क्या क्या छुपा रखा है अभी काफी छुपा रखा है, अगले साल पता चलेगा। अब आपको नाम बदलना पड़ेगा अपना। स्टारिंग कुल्लू। इंट्रोड्यूसिंग कुल्लू नहीं, इंट्रोड्यूसिंग तो नहीं है, लेकिन एक पिक्चर में एक्टिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है अभी, और बड़ा अच्छा प्रोसेस रहा। ऑडिशन दिए, फिर ऑडिशन क्लियर हो गया। तो ऑडिशन उन्होंने स्क्रीन पे आपको देखा हुआ था, आपको जानते थे इसलिए बुलाया, या जस्ट अनदर आप एक्सपीरियंस के लिए चले गए और शॉर्टलिस्ट हो गए, ऐसा था? ओवरऑल उन्होंने बहुत लोगों के ऑडिशंस लिए थे, और ऑफ कोर्स उनने कहीं से देखा तो होगा ही, एकदम मैं रैंडम नहीं कहीं से ऑडिशन। लेकिन मैं जब ऑडिशन देने गया तो मतलब मैं जनरली ऑडिशन देता नहीं हूँ, मुझे वो प्रोसेस पसंद नहीं थी, क्योंकि वो आरामनगर गए हो आप लोग कभी? अरे वो आप आरामनगर जाओ, वहाँ ऐसे छोटे छोटे ऑफिस हैं, छोटे ऑफिस, उसमें ऑडिशन दिन भर चलते रहते हैं, और सारे जो एक्टर्स जो अलग अलग शहर से अपना स्ट्रगल करने के आते हैं वो लोग सब वहीं घूमते रहते हैं। कभी भी कोई हर ऑडिशन में खोल के पूछते हैं, सर कुछ ऑडिशन चल रहा है क्या, कुछ ऑडिशन चल रहा है क्या? वो जेन्युइन होते हैं, जेन्युइन जगह है? जेन्युइन जगह है। ओके। तो क्योंकि वहाँ, लेकिन मुद्दा ये है कि इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो आपको पता भी नहीं ना कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बंद, जैसे देखते हो आपकी पिक्चर चल रही थी बंद हो गई, तो वो जब तक पिक्चर बन रही थी तब तक तो जेन्युइन ही थी, और बंद हो गई तो आपके गए 2 साल। अब आप 2 साल से आप कोई रोल कर रहे थे, वो चला गया आपका, पिक्चर ही नहीं बनी, बन के रिलीज़ नहीं हुई। कभी कभार ऐसा होता है कि रिलीज़ हुई, अब प्रोड्यूसर ने सोचा था कि इसको OTT पे रिलीज़ कर देंगे, OTT वालों ने बोला कि आप थिएटर रिलीज़ करके आओ पहले। थिएटर में रिलीज़ करने के लिए चाहिए पैसा, थिएटर में रिलीज़ करने के लिए आपको 5-10 करोड़ रुपए और चाहिए, अब है ही नहीं, तो अब वो बस बन के पिक्चर पड़ी हुई है। रिलीज हुई और आपका एडिट पे कट गया। हाँ, एडिट पे कट गया सीन। भी होता है उस पर वो होता है कि डायरेक्टर का विजन बदल गया। पहले वो सोच रहा था कि इसको कॉमेडी बनाऊंगा मैं, फिर उसको लगा कि जो हीरो हीरोइन है उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, तो उसने उस चीज़ को फोकस कर दिया ज़्यादा, कि अगर पिक्चर का कोई गाना अब आपको लग रहा है कि, तो फिर आपका पार्ट कट गया जो आपके एक्स्ट्रा सीन्स थे। या फिर जनरली बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं कि आप जब एडिट देखते हो तो आपको लगता है कि ये लेंथ बढ़ा रहे हैं, अटेंशन स्पैन कम हो गए लोगों का। पहले लोग बाग 3-3 घंटे की पिक्चर देख जाते थे हम लोग, कभी खुशी कभी गम, और ये सब पिक्चरें 3-3 घंटे की हैं। अभी 3 घंटे की पिक्चर कोई नहीं देखेगा। सही बात है। आदमी अब 10 मिनट में वीडियो, आपको पता है आप लोग भी इंटरनेट कंटेंट बनाते हो, 15 सेकंड में बदल दे रहा है आदमी। हाँ भाई, उसको कुछ हुक नहीं मिल रहा तो बदल दे रहा है। कल्कि के साथ मतलब पता तो चलता गया, कहाँ देखी लोगों ने? क्या बोल रहा? कल की मूवी 3 घंटे की, वो तो आप थिएटर में देख रहे हो तो फिर भी आप बैठे हुए हो तो देख जाओगे पूरी। घर पे लगाओगे तो बहुत मुश्किल है, आपके पास फोन चला ले रहे हो कुछ, तो उसके लोग बाग जब उसको एडिट पे देखते हैं तो वो बहुत सारे सीन्स कट जाते हैं, तो वो एक चीज़ है। अभी जो मूवी कर रहे हैं आप उसमें कौन है आपके साथ, बता सकते हो? ये कर सकते हो, रिवील नहीं कर सकते? मैं नहीं बता सकता, अभी आ जाएगी। कब आएगी? अनाउंस हो गई है, अगले साल शुरू में आने के आसार है। शूट हो गई है पूरी शूट हो गई है, बड़ा मजा आया शूट करके मेरे को बहुत। और आपका जो रोल है वो क्या लीड है, सेकंड लीड है, कैसा है? मतलब लीड तो नहीं है लेकिन ठीक रोल है, बढ़िया। मतलब वो आप पास खुश एंड हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को तो प्रोसेस में बहुत मजा आया। मैं तो प्रोसेस एंजॉय करने वाला एडिट पे सीन कट गया तो इतने सीन्स है कि कट गया तो अरे मैं कह रहा हूँ कुछ ना आए, मेरे को प्रोसेस में बहुत मजा आया ना, मैं शूट पे जाके तो मजा आया ना। मैं तो वो आदमी हूँ, मैं तो 2 साल से पिक्चर लिख रहा हूँ, पिक्चर रिलीज नहीं हुई अभी तक, बनी भी नहीं, पता नहीं, लेकिन मैं तो प्रोसेस एंजॉय करने वाला आदमी हूँ। मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप आउटपुट का सोचोगे तो भाई इतने उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ऐसा हो गया, आप वैसा कैसे हो लगोगे, गया। फ्लॉप हो गई पिक्चर। तो मेरे को इसी पिक्चर के डायरेक्टर ने बहुत बढ़िया बात बोली थी जब मैं उनसे मिलने गया था। कह रहे देखो पिक्चर बनती है 2 साल, रिलीज होती है 1 महीने की, रिलीज होकर अगर हिट हुई तो 1 महीने तक तारीफ होगी, फ्लॉप हुई तो 1 महीने तक बुराई होगी। तो वो 1 महीने के आउटपुट के चक्कर में मैं अपने 2 साल खराब नहीं करूंगा, तो मैं मजे से पिक्चर एंजॉय लेकर अपना बढ़िया। तो मेरे को अब वो पिक्चर आए ना आए, मेरा रोल कट जाए। कितने दिन शूटिंग करी आपने? मैं शूटिंग करी 30-35 दिन उसके लिए, और बड़ा मजा आया। कुछ इनपुट दिया आपने स्क्रिप्ट वगैरह में? नहीं, तो मैं सोच के गया था, मेरे को
सलाह भी मिली थी आसपास के लोगों से कि अगर आप एज एन एक्टर शूट पे हो, जस्ट बी एन एक्टर। भाई इसमें ज्यादा मजा आता है वैसे, क्या जस्ट बी एन एक्टर? जस्ट बी एन एक्टर, जाओ जो अपना आराम काम है उतना ही करे, फ्री माइंड में वो, हाँ उसमें फ्री माइंड है, क्योंकि उसमें आपको ओनर्स, जैसे सीन में अगर फन नहीं हो रहा है तो आपकी गलती नहीं है कि भाई अब ये सीन लिखा ही ऐसा हुआ है। और जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इनपुट देने की, क्योंकि फिल्म सेट एक बहुत ही प्रैक्टिकल वैसी जगह होती है जहाँ सबको सबका काम पता है। उसमें आप ज़्यादा नेता बन के अगर नया काम निकालोगे अपना कि मैं ये चेंज कर देता हूँ, तो उससे सब लोगों का बिगड़ेगा। वो भी पहली फिल्म में, और आप मतलब खुद ही सीख रहे हो कि क्या करना है। और ऊपर से मुद्दा ये है कि जो राइटर ने पिक्चर लिखी है उसको मैंने इस सीन में तो चेंज कर दिया, मेरे इस सीन में मैंने ब्रिक निकाल दिया, उसका इम्पैक्ट चौथे सीन बाद आ रहा है जो मुझे पता ही नहीं है। तो मैं यहाँ तेज चल के, वो सिर्फ राइटर को पता होता है और डायरेक्टर को पता होता है कि इस सीन का क्या इनपुट होता है। तो मैंने अगर इस सीन में सीरियस ही होना है और मैंने जोक मार दिया, तो वो जो इस सीन का इम्पैक्ट चौथे सीन बाद आना था वो किल हो गया, क्योंकि आपने इस सीन को लाइट बना दिया। तो इसलिए मेरे को सलाह भी मिली थी लोगों से कि ज्यादा अपनी वो नहीं करनी है, क्योंकि भोपाली आदमी कहीं भी फैल जाता है। वो वाली बात हमें याद है 30%। हाँ 30%। तो मेरे को बोल के भेजा था लोगों ने, स्ट्रिक्टली बोल के भेजा था बड़े भाइयों ने कि अपना काम करना वहाँ पे, ज्यादा वहाँ अपने जब तक सलाह मांगे नहीं तब तक सलाह देना नहीं। वैसे भोपाली ही कैरेक्टर है आपका? नहीं, भोपाली कैरेक्टर नहीं। भाई वैसे मूवी करने के बाद क्या रियलाइज हुआ, आप अच्छे एक्टर हो या अच्छे राइटर हो? वो तो जब वो तो बाहर आएगी तब पता चलेगा क्या। वरना स्टैंड अप तो चल ही रहा है, बेसिक अपना स्टैंड अप चल रहा है और इंस्टाग्राम ठीक चल रहा है तो ब्रांड आ जाते हैं। रील बेसिक तो अपना वही है भाई, रील डाल दो पैसे ले लो। भाई वो बढ़िया गेम है, बढ़िया गेम है भाई। वो आराम अपनी दुकान है, वो अपनी दुकान है, उसमें कोई किसी की कोई दिक्कत नहीं है कि कोई रूल नहीं काट सकता, कुछ नहीं कर सकता। पैसे भी सबसे ज्यादा उसी में, आप लोग भी जानते हो काफी पैसे। भाई इतने सेलिब्रिटी आ रहे हैं इस तरफ, आना ही पड़ रहा है ना भाई। YouTube चैनल खोल के डाल रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई कहीं से तो पैसा आया रेगुलरली। सही बात है। पहले उनको लगता था इसमें पैसा नहीं है, फिर उन्होंने जब पैसा देखा तो उनकी फट गई कि, क्योंकि मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि एक पिक्चर पूरी अगर लीड में भी कोई आदमी करता है उसके पास भी इतना, मतलब अब मैं ए लिस्टर्स की बात नहीं कर रहा कि मैं कार्तिक आर्यन और उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत ही ज्यादा पैसा है उसमें। लेकिन जेन्युइनली फिल्म्स में या वेब सीरीज में भी उतना पैसा नहीं है जितना ब्रांड्स में। सही बात है। सोशल मीडिया गेम अप हो चुका है अब इस टाइम, और यूट्यूब रेवेन्यू तो भाई अलग ही, यूट्यूब रेवेन्यू जो ब्रांड्स जो स्पेंड कर रहे हैं उसमें वो बहुत ज्यादा है इसका। उसमें क्योंकि क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसलिए थोड़े लोग बाग जाके वेब सीरीज बनाने लगते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि रील बना के बोर हो जाता है आदमी। तो आप लोगों ने भी पॉडकास्ट में इसलिए आया क्योंकि बोर हो गए वीडियो बना के। नहीं व्यूज नहीं आते वो तो उसमें। जनता पक गई थी, फिर तुम लोग लेके आए उकड़ू बैठो और ये। हम अच्छे कॉमेडियन नहीं है। तो ये गेम है, तो मजा बहुत आया। तो मैं तो प्रोसेस एंजॉय करने वाला आदमी हूँ। मेरे को अगर दिन बढ़िया गया, मजा आया, भक्ति हुई, अपना काम करके मजा आया। अब वो आया नहीं आया ये तो अपने हाथ में है ही नहीं आई। सही बात है भाई, बहुत बढ़िया सोच से आप जी रहे हो, बहुत जेन्युइन बात कही आपने, मजा आ गया सुन के। मजा आ गया भाई आपके साथ। अब जैसे अपन यहाँ तीनों लोग बैठे हैं, अपने को बातचीत करने में मजा आया। अब भगवान ना करे कार्ड करप्ट हो जाए, अपने को मजा आ गया। भाई ये मत बोलो, ये हमारे साथ बहुत होता है। अच्छा हाँ, तुम लोग का हुआ है कि नहीं है भाई? ये हुआ है, भाई कार्ड करप्ट हुआ है बहुत भाई। ऐसा हो गया जैसे मेरा एंगल उड़ गया, अब मैं अगले दिन सेम कपड़े पहन के आया हूँ। अच्छा तो ये बता। अच्छा वो पॉडकास्ट में रीटेक, पॉडकास्ट की डबिंग चल रही है। कभी एक चीज बोली उसकी फोन से ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, दोबारा एडिटर लगा रहा है। हाँ तो भाई वही चक्कर है। तो मेरा वही है, मजा आ गया भाई आपसे बात करके। और जनता से कहेंगे भाई अगर आपको मजा आया तो पॉडकास्ट को शेयर कर दो, और कुल्लू भाई को हमारे इंस्टा पे फॉलो कर लो ताकि और ब्रांड्स आए भाई के पास हमारे। और भाई का शो अगर आपके आसपास कहीं हो रहा है तो जरूर जाकर देखो। स्क्रीन पे भाई का इंस्टाग्राम फ्लैश हो रहा था, आई एम श्योर आप फॉलो कर ही रहे होगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। भाई का यूट्यूब का गोल बटन भी यहाँ लगा रहे हैं भाई, जाओ सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे बहनचोद क्या बात कर दी रे, क्या बात है भाई, और व्यूज आ गए भाई, वाह बहुत बढ़िया। चलो भाई चल रहे हैं पार्टी करने, टेबल लेते हैं आज। बिजली को बुलाते हैं आज मैं देखता हूँ कौन सा टेबल है। हमारे को तो टेबल में आदमी बिठा दे रहा और QR कोड पकड़ा रहा है कि इससे ऑर्डर कर दो। ये कौन सा टेबल है? आज देखता हूँ टेबल। लड़की आ जा रही है अपने। हाँ भाई अपने आप। चलो दोस्तों मिलते हैं जी, चलो जी, बाय 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 दोस्तों, वाह।